हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर्स लॉ का स्टडी किए थे। इस वीडियो में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का रिजोल्यूशन क्या होता है। इफ यदि कोई वेक्टर हमें गिवन हो, एज्यूम कर लेते हैं ए वेक्टर गिवन है, तो अगर इसको हम लोग कई डायरेक्शन में इसके मैग्नीट्यूड को लिख दें तो उसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। हेंस यह ऑपोजिट प्रोसेस है एडिशन ऑफ वेक्टर का। ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के एडिशन का ऑपोजिट प्रोसेस होने का मतलब, पहले हम लोग वेक्टर एडिशन को याद करते हैं। अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को ऐड करना होता था तो इन सभी को मिलाकर एक ही वेक्टर आर वेक्टर लिखते थे। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इन सभी का एडिशन करना होता है तो इन सभी को मिलाकर एक ही वेक्टर आर वेक्टर लिख देते थे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसका मतलब इसमें कई वेक्टर को मिलाकर एक वेक्टर लिखते थे, लेकिन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जस्ट इसका अपोजिट होगा। एक ही वेक्टर को कई वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, कई डायरेक्शन में लिखेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या हो गए। एज्यूम कर लेते हैं कोई वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, और इसको क्या किया गया, थीटा एंगल पे रोटेट करा दिया गया। तो डायरेक्शन तो नहीं हमें ऑब्टेंड होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इधर कितना, इसका इफेक्ट इस साइड में जाएगा थीटा एंगल पे, इस वेक्टर का कितना इफेक्ट इधर होगा, तो इसे लिखेंगे ए कॉस थीटा। अभी हम लोग इससे सीखेंगे भी। एज्यूम कर लेते इसको थीटा पर न ले जाकर थीटा 1 पर लेकर चला गया। कितने पर, थीटा 1 पर। तो ए इधर मैग्नीट्यूड है तो इधर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा 1। एज्यूम करते हैं ए को थोड़ा इधर रोटेट करा दिए, किस एंगल पे, थीटा 2 एंगल पे। तो इस डायरेक्शन में इसका मैं ए, इधर ए मैग्नीट्यूड है तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा 2। इस प्रकार हम लोग ए को चाहे तो इनफाइनाइट डायरेक्शन में लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में। जिस भी एंगल पे लिखेंगे, एज्यूम कर लेते थीटा 2 एंगल पर लिखेंगे तो ए कास थीटा 2 हो जाएगा। हेंस जो कॉस होगा उससे इसके मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम ऐसे ही थीटा 3 एंगल पे फाइंड करना चाहें ए को तो इजीली लिख सकते हैं, इधर ए है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ए कॉस थीटा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा 3। तो किसी एक वेक्टर को कह दिए कितने डायरेक्शन में रिजोल्यूट किया जा सकता है, इनफाइनाइट डायरेक्शन में। कितने डायरेक्शन में रिजोल्यूट किया जा सकता है, इनफाइनाइट डायरेक्शन में। लेकिन हम लोग 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन और 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन का स्टडी करेंगे, 2D रिजोल्यूशन और 3D रिजोल्यूशन का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2D रिजोल्यूशन क्या होता है। 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन, टू डायमेंशनल रिजोल्यूशन। 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन क्या होता है, यदि किसी वेक्टर को 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्यूट कर दिया जाए तो उसे 2 डायमेंशनल या 2D रिजोल्यूशन कहते हैं। इफ ए वेक्टर इज रिजोल्यूटेड इन 2 perpendicular into mutually perpendicular
म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्यों करें? क्योंकि ये दो कंपोनेंट मिलेंगे, इसमें जो कंपोनेंट मिलेंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इफ ए वेक्टर इज रिजोल्यूटेड इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, then it is called as two-dimensional resolution. Two-dimensional resolution क्या होगा? टू डायमेंशनल रिजोल्यूशन। देखते हैं हम लोग कैसे रिजोल्यूट करेंगे। एज्यूम कर लेते हैं कोई वेक्टर ए है। कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। और इसका 2D रिजोल्यूशन करना है, तो इसके टेल को क्या करेंगे? ओरिजिन एज्यूम कर लेंगे और यहां से दो परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स और वाई ड्रा कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? अगर ए वेक्टर का 2D रिजोल्यूशन करना हो तो सबसे पहले वेक्टर को ड्रा कर लेंगे, उसके टेल को ओरिजिन मान करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। कौन से? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और एज्यूम कर लेते हैं कि यह एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। अब ए वेक्टर के टेल से, हेड से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और इसी के हेड से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ए वेक्टर है, इसका दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स और वाई में रिजोल्यूशन करना है, तो इसके टेल को, ए वेक्टर के टेल को ओरिजिन मानकर यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद ए वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये एक्स है और ये क्या है? वाई है। अगर यह वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? वाई। अब अगर हम लोग फिगर से लिखें तो एक बार साइन लेते हैं तो वाई आ जाएगा, एक बार कॉस लेते हैं तो एक्स आ जाएगा। तो फ्रॉम फिगर साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? वाई। और ये क्या होगा? कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा ए वेक्टर, गलत हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर में डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग केवल वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन हट जाएगा। या एरो का मतलब वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ से डायरेक्शन हटाकर केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स क्या लिखेंगे? वाई बाई ए, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे ए वेक्टर का। तो यहाँ से वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। और अगर हम लोग कॉस थीटा लिखें तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स अपान ए, एक्स अपान ए। तो यहां से एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा। तो एक हमें वाई कॉम्पोनेंट ऑब्टेंड हुआ और दूसरा एक्स कॉम्पोनेंट ऑब्टेंड हुआ। इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। इसका मीनिंग क्या है? y इक्वल टू ए साइन थीटा और x इक्वल टू ए कॉस थीटा का मतलब क्या होगा? ये जो वेक्टर अभी गिवन था यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये ए वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। और थीटा एंगल पे जब हम लोग ये y फाइंड कर रहे हैं, सॉरी x फाइंड कर रहे हैं, तो a cos थीटा हो रहा है। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा ये, या a है, तो थीटा एंगल पर इसका जो कंपोनेंट होगा वह a cos थीटा होगा। यहां से यहां तक का लेंथ बता रहे हैं। अगर इसका लेंथ a है तो थीटा
एंगल पर इसका लेंथ क्या होगा, ए कॉस थीटा, क्या होगा, ए कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ए साइन थीटा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई वेक्टर ए है तो थीटा एंगल पर उसका कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर, वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं, ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वह ए साइन थीटा होगा। इसीलिए इन कंपोनेंट्स को बोला गया था म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। यहां से यहां तक ए साइन थीटा होगा। अब जरा इसका और एनालिसिस करते हैं। अगर हम इस वेक्टर को, यह x था और ये क्या था, y था, तो अगर ए वेक्टर को हम लोग ट्रायंगुलर लॉ से लिखें, जैसे कल लिख रहे थे, तो ए वेक्टर यहां से यहां तक जाना है, ए डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ए वेक्टर्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एक्स वेक्टर और प्लस वाई वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, या तो सीधे यहां से यहां तक चले जाएं, या एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। तो इसको लिखने का दो तरीका होगा। ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स, डायरेक्शन है तो डायरेक्शन हटा देते हैं, यह डायरेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्शन न लिखकर यहाँ पे लिखेंगे। और एक्स एक्सिस के एलॉन्ग डायरेक्शन क्या होता है, आई कैप। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में, एक्स एक्सिस के एलॉन्ग डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप, और वाई एक्सिस के एलॉन्ग क्या होगा, जे कैप। ये आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं दोनों। और इसी प्रकार अगर हम y को लिखना चाहें तो y और एरो हटाकर डायरेक्शन एग्जैक्टली लिख सकते हैं, जे कैप। इसमें ये हमको नहीं पता लग रहा है कि डायरेक्शन किधर है, लेकिन इसमें क्लियरली पता चल जा रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसमें भी ये एरो से देखकर हम लोग क्लियरली नहीं बता पाएंगे कि डायरेक्शन किधर है, लेकिन इसको देखकर क्लियरली बता सकते हैं कि डायरेक्शन किधर होगा। तो जब भी 2D रिजोल्यूशन में रहेगा वेक्टर, तो उसमें आई कैप रहेगा, जे कैप, या जे कैप और के कैप के टर्म रहेंगे, या के कैप और आई कैप के टर्म रहेंगे। लेकिन एक ही साथ आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों नहीं आएंगे। 2D रिजोल्यूशन में आई कैप, जे कैप और के कैप, इन तीनों में से कोई दो दो आएगा पेयर, या तो आई कैप जे कैप आएगा जैसे इसमें है, या तो जे कैप के कैप आ सकता है, या तो आई कैप और के कैप आएगा, लेकिन एक ही साथ तीनों नहीं आएगा। तो 2D रिजोल्यूशन की ये पहचान होगी कि वेक्टर में जो आई कैप, जे कैप, के कैप हैं, उनमें तीन में से कोई दो ही आएगा। और जरा इसका डायरेक्शन फाइंड करें। एक्स एक्सिस से डायरेक्शन आता है तो बी वाले पॉइंट में लिख सकते हैं, इसके पहले वाला पॉइंट ए होगा, और टेन थीटा इक्वल्स टू वाई अपान ए एक्स था, वाई बाई ए एक्स। लेकिन अभी हम लोग ए वेक्टर को लिखे थे तो क्या आया था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ए वेक्टर इक्वल टू क्या आया था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आया था। तो यहां से इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू वाई क्या है, जे कैप का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप अपान कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप लिखेंगे। और सी में अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, ए इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ए इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हैंस अंडर रूट एक्स क्या है, आई का कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर। अब हम लोग
इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। ये ए कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक रेक्टेंगल को बनाएंगे तो इसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब जरा इस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो जो हम लोग पॉइंट्स यहाँ पे देखे हैं उनका मीनिंग समझते हैं और ए कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि ए कॉस थीटा ए साइन थीटा का मतलब क्या हुआ। एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा गया है, क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई ब्लॉक रख दिया गया है और इस पर अगर हम फोर्स ऐसे लगाएं 100 न्यूटन का, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 30 डिग्री एंगल पर, तो क्या यह इस साइड में चलेगा। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लेते हैं ये सरफेस है और इस पर कोई ब्रिक्स रख दिया गया, क्या रख दिया गया, ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक रख करके अगर हम लोग इसको ऐसे खींचे इस डायरेक्शन में इधर, तो क्या इधर जाएगा, आगे की ओर जाएगा। जैसे अगर हम ग्राउंड पे किसी ईंट को रख दें और रस्सी से बांध कर ऐसे खींचें ऐसे, तो क्या इस डायरेक्शन में जाता है जिधर खींचते हैं, नहीं, आगे की ओर जाता है। किधर जाता है, आगे की ओर। तो ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, इस पर कोई ब्रिक्स रखकर अगर हम लोग इस डायरेक्शन में भी खींचें, अगर हम लोग इसको इस डायरेक्शन में ड्रा करें, इस डायरेक्शन में, तो यह इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इस डायरेक्शन में चलेगा। क्यों, फोर्स तो हम इधर लगाए, जाना इसको इधर चाहिए, ये इधर कैसे चला गया, तो इसके जाने का रीजन क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये फोर्स 100 न्यूटन का है, लेकिन इसका अगर कंपोनेंट 30 डिग्री एंगल पे फाइंड किया जाए तो 100 कॉस 30 डिग्री, जो साइड एंगल बनाएगी उसे कास कंपोनेंट और जो उसके परपेंडिकुलर होगा उसे साइन कंपोनेंट। तो इसे लिखेंगे 100 साइन 30 डिग्री। इधर वाला ये 100 है, 100 के साथ जो एंगल बनाएगा वो कास कंपोनेंट और इसके जो परपेंडिकुलर होगा क्या होगा, साइन कंपोनेंट। लेकिन रिजोल्यूशन करते समय जो ये गिवन फोर्स है इसे ऑलवेज इन दोनों के बीच में होना चाहिए, बाहर नहीं। इन्हें कि एक इधर लिख दिया, एक इसके परपेंडिकुलर इधर, गलत हो जाएगा। तो अगर हम लोग 100 न्यूटन इधर लगाते हैं तो भी ब्लॉक इधर जाता है। रीजन ये होता है कि इस फोर्स का कंपोनेंट इधर आ जाता है, कितना, 100√3/2, कितना हो जाएगा, 50√3। तो यहाँ पे जो हम लोग देखे थे कि वेक्टर इधर है, इसका कंपोनेंट इधर ए कॉस थीटा मिलता है, उसका मीनिंग यही हुआ कि फोर्स भले ही इधर लग रहा है लेकिन उसका एक कंपोनेंट इधर भी मिलेगा, एक कंपोनेंट इधर भी मिलेगा। और आगे चलकर देखेंगे हम लोग कि इसका वेट हमेशा नीचे की ओर mg लगता है। अगर ये ऊपर वाला कंपोनेंट 100 साइन 30 डिग्री mg से अधिक हो जाएगा तो ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे खींचा जाए और ऊपर वाला फोर्स इसके वेट से अधिक हो जाए तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। लेकिन अगर नीचे वाला फोर्स अधिक है तो ये क्षैतिज ग्राउंड पर ही आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये फर्स्ट का मीनिंग समझ लिए हम लोग, जरा इसका और मतलब समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे ए गिवन हो और यहाँ पे थीटा एंगल पे लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, ए कॉस थीटा, और इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा। क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा। एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर ए इधर दिया है, ए वेक्टर, और थीटा एंगल यहाँ पे दिया है, तो ए वाला कंपोनेंट क्या होगा, क्या अब कॉस थीटा होगा, नहीं, जो ए से एंगल बनाएगा वो कॉस थीटा होगा, ए कॉस थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर होगा क्या होगा, ए साइन थीटा। एज्यूम कर लेते ए वेक्टर इधर गिवन है और यह एंगल थीटा गिवन है और ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखने इसको और इसको, तो एक क्या ए कॉस थीटा होगा, नहीं, जो ए से साइड एंगल बनाएगी वो कॉस थीटा होगा, ए कॉस थीटा,
और इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, ए साइन थीटा। एज्यूम कर लेते हैं ए वेक्टर इधर गिवन है और यहाँ का एंगल थीटा गिवन है, तो कौन सा कंपोनेंट कॉस थीटा होगा, जो साइड एंगल बनाएगी। तो ये ए कॉस थीटा और यह ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो ये हमें याद रखना है, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा क्या होता है, जो साइड एंगल बनाएगी वो कॉस कंपोनेंट, जो उसके परपेंडिकुलर होगा वो साइन कंपोनेंट। अब जरा हम लोग 2D रिजोल्यूशन से, 2D रिजोल्यूशन का मीनिंग तो समझ गए हम लोग। अभी यहाँ पे जैसे फोर्स लेकर दिखाए थे 100 न्यूटन इधर है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर भी जाएगा, एक कंपोनेंट इधर भी जाएगा। लेकिन अगर इस फॉर्म में दिया है 2D कंपोनेंट, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस √3j कैप, कह दे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, मैग्नीट्यूड। तो इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉड, ले लिया मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते थे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 स्क्वायर, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर क्या हो जाएगा 1 + 3, और 1 + 3 क्या हो जाएगा √4 इक्वल्स टू 2। ये फर्स्ट है। और कहा दे कि यह एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू, अभी लिखे थे कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, तो जे कैप का कोफिशिएंट क्या है √3 और कोफिशिएंट ऑफ आई कैप 1, तो √3 हो जाएगा। tan में कितने की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री, यहाँ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे ऑब्टेन्ड होगा, देखते हैं इसको भी। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो आई कैप का मतलब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, और जे कैप का मतलब किधर जा रहे हैं, वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में कितना यूनिट आगे जाए 1 यूनिट, कितना यूनिट 1 यूनिट, और जे का मतलब वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में कितना यूनिट जाए √3, कितना √3। तो यह वेक्टर है आई कैप और ये √3j कैप के लिए, तो ये 1 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा, और ये हमारा वेक्टर मिलेगा कौन सा आई कैप प्लस √3 कैप, ये ए वेक्टर होगा, यह होगा ए वेक्टर। तो यही करें, ये जो थीटा एंगल ऑब्टेंड होता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल होता है। कहाँ से होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगर यहाँ से भी हम फाइंड करें तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा √3/1, क्या हो जाएगा √3/1। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस √3j कैप, तो अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना तो इसका मॉड ले लेंगे इक्वल्स टू अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर √3 स्क्वायर, इसका 1 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ कितना आएगा 2, और tan थीटा इक्वल टू जे के कोफिशिएंट अपान आई का कोफिशिएंट, तो √3/1 √3 हो जाएगा, थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और यहाँ से भी अगर हम लोग फाइंड करें तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/1 60 डिग्री। एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे वेक्टर ऐसे दिया हो √3i कैप और प्लस जे कैप, √3i कैप प्लस जे कैप, और यहाँ पर हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर √3 स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 3 + 1, 3 + 1 का मतलब √4 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, √4 इक्वल टू 2। अगेन मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंगल थीटा बनाए तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, जे का कोफिशिएंट 1 अपान आई का कोफिशिएंट √3, और ये tan थीटा में कितने की वैल्यू होती है 1/√3 30 डिग्री, कितना होता है 30 डिग्री। अब अगर हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए
पहले किस डायरेक्शन में चलते हैं, आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में, कितना यूनिट आगे जाते हैं, √3, ये ज्यूम कर लेते हैं, ये √3 है, क्या है, √3। जे कैप का मतलब वाई डायरेक्शन में कितना यूनिट आगे जाते हैं, 1 यूनिट, 1 यूनिट आगे जाते हैं। तो यहाँ पर आकर रुकेंगे तो इस वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, जहाँ से स्टार्ट किए वो उसे टेल मानेंगे और जहाँ पे समाप्त हो रहा है उसे हेड मानेंगे। तो ये होगा यहाँ पे ए वेक्टर। और अगर इस ग्राफ से भी tan थीटा हम लोग फाइंड करें, tan थीटा इक्वल टू, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, √3। तो यहाँ पे जो ए वेक्टर होगा ये होगा, क्या होगा, ए वेक्टर होगा। तो ये तो वेक्टर गिवन रहेगा तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। लेकिन इसका उल्टा भी दे सकते हैं, मैग्नीट्यूड दे दे और डायरेक्शन दे दे तो वेक्टर फाइंड करना हो, क्या दे दे, मैग्नीट्यूड दे दे और एंगल दे दे, तो वेक्टर को कैसे लिखेंगे देखते हैं इसको। सॉरी, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a vector is 5 and it makes 30 degree with positive x axis, positive x axis में एक n एंगल होगा, उसे हम शॉर्ट में लिख दिए, समझ आओगे। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 5 and it make 30 degree with positive x axis, then write it in component form। component form, component form का मतलब आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड 5 दिया है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। एज्यूम कर लेते हैं वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड 5 गिवन है। तो हम लोग कैसे इस वेक्टर को लिखेंगे, पहले एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यहाँ cos 30 डिग्री ले लेते हैं, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू x/5, x/5 और ये कितना होता है, √3/2 इक्वल्स टू x/5। तो यहाँ से x हो जाएगा 5√3/2, 5√3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें y फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/5, y क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से 1/2, 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा y/5, तो y इक्वल्स टू 5/2, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5/2। तो अभी हमें x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ऑब्टेंड हो गया, कौन सा, x और y। x कंपोनेंट कितना ऑब्टेंड हुआ है, 5√3/2, y कंपोनेंट कितना ऑब्टेंड हुआ, 5/2, 5/2। तो इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे इसको कोई वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं, ए वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल्स टू, ए वेक्टर या तो डायरेक्ट यहाँ पे चले जाए या ऐसे जाए, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, ट्रायंगुलर ला है। ए वेक्टर इक्वल्स क्या लिखेंगे, एक्स वेक्टर, या तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जाए या एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो इसको अगर हम डायरेक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड एक्स हो गया, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या लिखते हैं, आई कैप, क्या लिखेंगे, आई कैप, प्लस मैग्नीट्यूड क्या है y और डायरेक्शन क्या है जे कैप। y एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन क्या होता है, जे कैप। पीछे हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में इसको पढ़ चुके हैं। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा x की वैल्यू क्या है 5√3/2 आई कैप, प्लस y की वैल्यू क्या है
5/2 इंटू जे कैप। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड दिया हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल दिया हो, तो हम लोग वेक्टर को इजीली लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ ग्राफ पर बेस्ड, अगर ऐसे क्वेश्चन गिवन हो, कैसे? ए वेक्टर इक्वल्स टू √3i कैप माइनस जे कैप, √3i कैप माइनस जे कैप, और कह दे कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ माइनस से हमको मतलब नहीं है, इसको अगर हम लोग सही से बनाएं ग्राफिकली तो कैसे बना सकते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे i का कोएफिशिएंट क्या है, √3, तो x एक्सिस के एलोंग कितना जाएंगे, √3, और j का कोएफिशिएंट क्या है, -1। -1 का मतलब क्या, y एक्सिस के एलोंग ऊपर जाएंगे या नीचे, नीचे कितना यूनिट, 1 यूनिट, कितना यूनिट नीचे जाएंगे, 1 यूनिट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह हमारा ए वेक्टर होगा, क्या होगा, ए वेक्टर, और ये थीटा होगा, क्या होगा, थीटा होगा। यहाँ पे कह दिया जाए हमें क्या फाइंड करना है, पहले ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट क्या लिखेंगे, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर √3 स्क्वायर, और प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 3 और प्लस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 4 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब हम लोग इसका डायरेक्शन जरा फाइंड करते हैं। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप -1 अपान कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप √3, क्या हो जाएगा, √3। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना ऑपरेंड हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू -30 डिग्री, क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, किधर चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर दे दिया होता -√3i कैप प्लस जे कैप, और कहता कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, इसको फाइंड कीजिए, तो कैसे फाइंड करते, तो फिर हम लोग इसको किस पर दिखाते, एक्स और वाई प्लेन पर दिखाते। कैसे दिखाएंगे जरा देखते हैं। ए वेक्टर कहीं पर गिवन है, या एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक कोएफिशिएंट कितना है, √3, तो यहाँ तक आ जाएगा, तो -√3 का मतलब ए √3 हुआ, और जे का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, जे का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। सबसे पहले आई का कोएफिशिएंट √3 होने का मतलब आई का कोएफिशिएंट -√3, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में न जाकर के किधर जाएंगे, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और कितना, √3। फिर जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो किधर जाएंगे, वाई डायरेक्शन में कितना यूनिट ऊपर जाएंगे, 1 यूनिट ऊपर जाएंगे, कितना, 1 यूनिट। और फिर इसे ओरिजिन से इससे मिला देंगे, क्या करेंगे, ओरिजिन से इसको मिला देंगे, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना देगा, ये देखते हैं, ये थीटा ऑब्टेंड होगा। यह वेक्टर जो होगा यह ए वेक्टर है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 + 1 4 इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा, 2। अब हम लोग किसको फाइंड करते हैं, इस थीटा को। कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं थीटा, और 180 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे, तो हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल ऑब्टेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल। या डायरेक्टली हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, कैसे, थीटा लेकर ही। तो देखते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ से, tan थीटा इक्वल्स टू जे का कोएफिशिएंट 1 / -√3, क्या होगा, माइनस, tan थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ से -1/√3, क्या लिखेंगे, -1/√3। तो यहाँ पर और इसके पहले भी -1/√3 आ रहा था, तो ऐसा लगेगा माइनस कितना हो गया,
जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग tan थीटा लाए थे तो -1/√3 आया था, लेकिन वो एंगल यहाँ पे बना रहा था, नहीं बना रहा था, और यहाँ पे एंगल ये बनेगा। तो हम लोग को जब भी वेक्टर गिवन रहेगा तो वेक्टर को ड्रा करके देख लेंगे एंगल कहाँ का पूछा है, क्या एंगल। या अगर ये हमको नहीं समझ में आ रहा तो इसका एक ही उपाय है कि एंगल को, जैसे tan थीटा दोनों में इक्वल आ गया, यहाँ भी -30 डिग्री लिख देना चाहिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे -tan30 डिग्री, tan 30 डिग्री में होता है, और tan के सामने से अगर निगेटिव साइन हटाना हो तो 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कितने में से, यहाँ का माइनस साइन हटाना है तो इसे 180 डिग्री -30 करना पड़ेगा। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan 150 डिग्री। कितना हो जाएगा, tan 150 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। तो ये कितना बनेगा, 150 डिग्री। ये माइनस साइन कहाँ कहाँ से हम लोग हटा सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। अगर माइनस साइन थीटा है और इसके सामने से माइनस साइन हटाना हो तो साइन पाई में, पाई इसमें ऐड करना पड़ेगा, पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा। अगर माइनस कॉस थीटा गिवन हो और इसके सामने से माइनस हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, कॉस पाई में से थीटा घटा देंगे, पाई माइनस थीटा। माइनस tan थीटा गिवन हो और tan के सामने से माइनस साइन हटाना हो तो tan क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा। tan क्या कर देंगे, पाई माइनस थीटा। तो माइनस साइन थीटा का मतलब इसके सामने से माइनस हटाने के लिए इसमें केवल पाई ऐड करते हैं, बाकी दोनों में क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि साइन जो होता है फर्स्ट और सेकेंड दोनों में पॉजिटिव होता है, थर्ड में निगेटिव होता है पहली बार। तो थर्ड में निगेटिव होगा तो पाई प्लस करेंगे कि थर्ड में चला जाए, लेकिन कास और tan दोनों सेकेंड में ही निगेटिव हो जाते हैं, इसीलिए पाई माइनस कर देते हैं कि सेकेंड में रह जाए। सिंपली हम लोग ये रिजल्ट याद रखेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। साइन के सामने से माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, साइन इसमें पाई ऐड कर देंगे, और कॉस और tan के सामने से माइनस साइन हटाने के लिए पाई में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। अब मैं ये बता रहा था इस क्वेश्चन और इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे इन दोनों को अगल बगल लिखा जाए। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है a वेक्टर इक्वल्स टू -√3i प्लस j कैप, और यहाँ पे गिवन है b वेक्टर इक्वल टू √3i और -j कैप। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों का कोएफिशिएंट अगर tan थीटा फाइंड किया जाए, tan थीटा तो होगा j का कोएफिशिएंट अपन i का कोएफिशिएंट -√3। यहाँ पर अगर फाइंड करें तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, j का कोएफिशिएंट -1/√3। ये दोनों सेम वैल्यू हैं तो थीटा इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा वो इक्वल नहीं आएगा। तो इसको अगर हम लोग को समझना हो तो सबसे पहले देखें क्वाड्रेंट कौन सा है इसका। x क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्टली, x, y इक्वल्स टू x -√3 है और y क्या है, 1 है। यहाँ पे x, y अगर हम लिखें तो x क्या है, √3 है और y क्या है, -1। ये दोनों सेम क्वाड्रेंट में नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में है। ये tan थीटा भले इक्वल आ गया लेकिन इनका जो क्वाड्रेंट है डिफरेंट डिफरेंट कैसे हुआ, ये जो है ये -√3 का मतलब इधर और फिर 1 यहाँ पे चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और ये जो है ये कहाँ पे है, ये √3 और -1 है, तो √3 का मतलब इधर और -1, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकेंड में होगा। तो दोनों के लिए थीटा अलग अलग हो, इसके लिए थीटा जो होगा ये होगा और इसके लिए जो थीटा होगा ये होगा। तो वेक्टर में हम लोग डायरेक्टली tan थीटा लिख करके और थीटा की वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में, उसके हिसाब से एंगल लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं 2D रिजोल्यूशन में ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना सीख लिए। अगर एक ही पॉइंट पे कई वेक्टर काम कर रहे हों तो उनका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, कैसे फाइंड करें। एज्यूम कर लेते हैं ये 20 न्यूटन है
ये 30 न्यूटन है और ये 50 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? 50 न्यूटन। अब कहा इसका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कीजिए। क्या कीजिए? रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कीजिए। और ये 90 डिग्री गिवन है, 90 डिग्री। और ये जो गिवन है, ये गिवन है 60 डिग्री। कितना गिवन है? 60 डिग्री। मान लीजिए गिवन है, हमें 3 फोर्स गिवन है और ये एंगल गिवन है। तो इनका मैग्नीट्यूड भी हम लोग रिजोल्यूशन करके ही फाइंड करेंगे। कैसे रिजोल्यूशन करेंगे? जो ये वेक्टर का टेल दिया है इसे ओरिजिन पर रख देते हैं। ये टेल है, ये हेड है, इसको हमें समझना है। यही छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, अगर हम लोग क्लियर कर लेंगे तो वेक्टर या उसके आगे जब वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे या किसी कॉन्सेप्ट में वेक्टर अप्लाई करना होगा तो बहुत इजीली अप्लाई कर लेंगे। तो इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है। ये ज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये जो होगा ये हॉरिजेंटल हमें गिवन रहेगा। क्या गिवन रहेगा? हॉरिजेंटल। तो ये 20 न्यूटन है। कितना है? 20 न्यूटन। और ये हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहे हैं? 60 डिग्री। और दूसरा फोर्स ये जो है वो कितना है? 30 न्यूटन है। और इन दोनों के बीच का टोटल जो एंगल है 90 डिग्री है। तो अगर यह 60 डिग्री तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री होगा। और ये टोटल मिला करके 90 डिग्री है तो इसे 60 डिग्री होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा? 60 डिग्री। अगर यह 30 डिग्री गिवन रहता, ये 30 डिग्री, तो ये 60 हो जाता और तब यह 30 हो जाता। क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना गिवन है? 90 डिग्री गिवन है। और तीसरा जो फोर्स है वो तो डायरेक्टली किसके एलोंग मिल गया हमें? वाई एक्सिस के एलोंग। किसके एलोंग? वाई एक्सिस के। नेगेटिव वाई एक्सिस 50 न्यूटन। तो जो फोर्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो फोर्स एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के एलोंग या माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस के एलोंग होगा उसका रिजोल्यूशन नहीं किया जाएगा। जो फोर्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस के एलोंग होगा उसका रिजोल्यूशन नहीं किया। जैसे 50 न्यूटन का रिजोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बाकी दो फोर्सेज का रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। इसे हम लोग हटा देते हैं और रिजोल्यूट करते हैं इन फोर्सेज को। तो अगर इधर 20 न्यूटन है तो 60 डिग्री पे कंपोनेंट कितना मिलेगा एंगल पे? 20 cos 60 डिग्री, 20 cos 60 डिग्री। और इसके परपेंडिकुलर इधर क्या मिलेगा? 20 sin 60 डिग्री। तो अभी हम लोग 20 न्यूटन को रिजोल्यूट किए। जब 20 न्यूटन को रिजोल्यूट कर देंगे तो इसका इफेक्ट अब इस डायरेक्शन में आ गया, ये हट जाएगा। सिमिलरली हम लोग 30 डिग्री को रिजोल्यूट करते हैं तो थीटा एंगल पर रिजोल्यूट करें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? ये 60 डिग्री पे तो 30 cos 60 डिग्री। जो साइड एंगल बनाएगा उससे कास कंपोनेंट, इसके साथ 60 डिग्री बना रहे तो क्या लिखेंगे? 30 cos 60 डिग्री। और इसके जो परपेंडिकुलर इधर होगा उसे लिखेंगे साइन कंपोनेंट। तो क्या लिखेंगे? 30 sin 60 डिग्री। इसको भी एक्स और वाई एक्सिस के एलोंग रिजोल्यूट कर दिए। इसको भी एक्स और वाई एक्सिस के एलोंग रिजोल्यूट कर दिए। अब इन दोनों फोर्सेज का इफेक्ट एक्स और वाई एक्सिस के एलोंग आ जाए तो इसको अब काउंट नहीं करेंगे। अब लिखेंगे डायरेक्टली एक्स एक्सिस के एलोंग फोर्स एलोंग एक्स एक्सिस। किसके एलोंग? एक्स एक्सिस के एलोंग फोर्स एफ एक्स इक्वल टू, एक जो फोर्स है इधर मिला है, इस पर और इस पर अब ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनका इफेक्ट देख लिए हैं। अब इनका रिजोल्यूशन हो चुका है तो एक्स और वाई डायरेक्शन में आ गए हैं। इसको और इसको छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे? या प्लस एक्स डायरेक्शन में है तो क्या लिखेंगे इसके साथ? आई कैप 20 फोर्स एलोंग एक्स एक्सिस एफ एक्स डायरेक्ट लिखते हैं। ये क्या है? फोर्स एलोंग एक्स एक्सिस। तो एक फोर्स इधर है कितना? 20 cos 60 डिग्री और डायरेक्शन क्या होगा? आई कैप। क्या होगा? आई कैप। और एक फोर्स इधर है, इधर वाला टोटल फोर्स रहेगा तो उसके साथ आई कैप।
इधर वाला जो फोर्स रहेगा उसके साथ माइनस आई कैप, तो क्या लिखेंगे 30 साइन 60 डिग्री माइनस आई कैप, क्या लिखेंगे माइनस आई कैप। तो ये क्या हो जाएगा 21/2 आई कैप प्लस 30√3/2, ये वाला माइनस यहाँ कर देते हैं माइनस आई कैप। जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे तो डायरेक्शन आई कैप, निगेटिव एक्स एक्सिस तो माइनस आई कैप। ये 10 हो जाएगा 10 आई कैप माइनस क्या लिखेंगे ये 50√3 आई कैप, 15√3 आई कैप। तो फाइनली ये मिल जाएगा 10 माइनस 15√3 और यहाँ से क्या करेंगे आई कैप कॉमन कर लेते हैं। तो एक फोर्स हमें ऑब्टेन हो गया ये। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड, अभी एक्स एक्सिस के एलॉन्ग फोर्स फाइंड कर लिए, अब किसके एलॉन्ग फाइंड करेंगे वाई एक्सिस के एलॉन्ग फोर्स। तो वाई एक्सिस के एलॉन्ग फोर्स एफ वाई इक्वल्स टू फाइंड करेंगे एफ वाई, कितना ऑब्टेन होगा पहले देखते हैं। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में कितना है, दो फोर्स हैं 30 cos 60 डिग्री प्लस क्या है 20 साइन 60 डिग्री, इसके साथ जे कैप लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे जे कैप। जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में रहेगा उन सभी को ऐड करके डायरेक्शन जे कैप, और जो निगेटिव के एलॉन्ग रहेगा उसे माइनस जे कैप। तो माइनस जे कैप लगाएंगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कितना ऑब्टेन हो रहा है। एफ वाई इक्वल्स टू ऑब्टेन हो जाएगा ए 30 और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 ए 20√3/2 और टोटल के साथ क्या लगा देंगे जे कैप माइनस 50 जे कैप, माइनस क्या लिखेंगे 50 जे कैप। तो एफ वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 15 + 10√3 जे कैप माइनस 50 जे कैप, क्या हो जाएगा 50 जे कैप। तो हमें यहाँ पे दो फोर्स ऑब्टेन हुए एफ एक्स और एफ वाई। अब हम लोग इस सबको रफ कर देंगे और दो फोर्स को दिखाएंगे एफ एक्स को और एफ वाई को। किसको एफ एक्स और एफ वाई को देखते हैं। एफ एक्स कितना है, इसको जरा एक्स वाई प्लेन पे दिखाते हैं। तो एक्स एक्सिस के एलॉन्ग कितना है ये 10 माइनस 15, ये निगेटिव होगा। क्या होगा क्योंकि 10 में से 15√3 घटा रहे, अधिक वाले नंबर को घटाएंगे तो निगेटिव, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। इधर कितना होगा 10 माइनस 15√3 और ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये 15 और ये लगभग कितना होगा 10 और 1.7 ये 17, तो ये भी कम होगा ये अधिक होगा, इसका मतलब ये भी निगेटिव होगा। तो 10 माइनस 15√3 इस डायरेक्शन में, और निगेटिव डायरेक्शन में कितना जाएंगे ये जाएंगे 15, और 15 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -35 और प्लस 10√3, ये जे कैप बचेगा और इसके साथ क्या होगा आई कैप। तो जो वेक्टर फाइनली हमें आएगा वो इधर मिलेगा, और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग इसको तो रिप्रेजेंट किए, डायरेक्शन भी हम लोग फाइंड कर लेंगे यहाँ से, लेकिन हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड करना था ओनली। तो एफ इक्वल टू लिखेंगे एफ एक्स प्लस एफ वाई वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा रहेगा दोनों जगह क्योंकि विद डायरेक्शन है। एफ एक्स में भी यहाँ पे लगा रहेगा। तो जब हमें लिखना हो तो एफ एक्स प्लस क्या लिख देंगे एफ वाई इक्वल्स टू एफ। तो यहाँ से एफ इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स और एफ वाई कितना है 15 + 10√3, एफ वाई यहाँ से लिख लेते हैं -35 कहाँ से लिख रहे हैं ये -15 और प्लस 15 -35 हो जाएगा। तो -35 और प्लस 10√3, ये क्या है सॉरी एफ एक्स की वैल्यू कुछ और है
10 माइनस 15√3 आई कैप और प्लस इसकी वैल्यू कितना है -35 प्लस 10√3 जे कैप। और जब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड करेंगे तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा √10 माइनस 15√3 का आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन पर ही। अगर एज्यूम कर लिया जाए कोई हेक्सागोनल है, क्या है, कोई हेक्सागोनल है और इसके सभी साइड के एलोंग फोर्सेज लगे हुए हैं, सभी साइड के एलोंग फोर्सेज लगे हुए हैं। एज्यूम कर लेते हैं 2 न्यूटन है, 20 न्यूटन, 20 ये कितना है 30, ये कितना है 40, ये कितना है 15, ये कितना है 16 और ये कितना है 17। और कह दिया जाए कि इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे। अब या F1 वेक्टर ले लेते हैं, इसको F1 अपनी तरफ से, इसको F2, इसको F3, इसको F4, F5 और F6 एज्यूम कर लेते हैं। और अगर इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है तो सभी वेक्टर के टेल को किस पे लिखना होगा, ओरिजिन पर। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। क्या प्लेन बना लेते हैं, एक्स और वाई प्लेन। और इसमें जो फोर्स है, एक फोर्स किसके एलोंग है, यहाँ पे एक फोर्स सीधे एक्स एक्सिस के एलोंग होगा F1 20 न्यूटन। कितना न्यूटन, 20 न्यूटन। दूसरा जो फोर्स है 30 न्यूटन, वह किसके एलोंग होगा, वह देखते हैं। इसके टेल को ओरिजिन पे रखते हैं और कितना एंगल यहाँ पे बनेगा, ये 120 डिग्री होता है। कितना होता है 120। अगर यह 120 है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एवरी एंगल कितने के होते हैं 120 डिग्री के। तो अगर ये 120 डिग्री तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो एक फोर्स तो डायरेक्ट एक्स एक्सिस के लग, इसको यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे उठाएंगे और इसके हेड को, सॉरी इसके टेल को ले जा करके ओरिजिन पे रखें, तो इसका हेड एक्स एक्सिस अलोंग चला जाएगा 20 न्यूटन का। अब इसको उठाएंगे यहाँ से और ले जाकर इसके टेल को ओरिजिन पे रखेंगे। कहाँ पे, ओरिजिन पे। तो 30 न्यूटन इधर चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। अब इसको उठाएंगे और ले जाकर के सीधे कहाँ पे रखेंगे, ओरिजिन पर। कहाँ पे रखेंगे, ओरिजिन पे। कितना न्यूटन का है 40 न्यूटन का। ये कितना एंगल बनाएगा, इसको पीछे बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, पीछे। यह कितना है 120 होता है, तो ये 60 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 60। तो ये किससे 60, 120 ये टोटल बना रहा है, तो ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कैसे एंगल फाइंड किए, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। इस वेक्टर को उठाएंगे, इसका जो टेल है ले जाकर ओरिजिन पे रख देंगे तो 40 न्यूटन मिल जाएगा। अब ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो यह टोटल जो है कितना है 1। ये जो चाहे तो हम इस फोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं। जब इस फोर्स को आगे बढ़ा देंगे तो कितना न्यूटन है 30 न्यूटन। और इस फोर्स को जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो इस फोर्स के साथ ये कितना एंगल बनाएगा 60 डिग्री। मतलब इस फोर्स के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर यह 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री होता है, तो इसे 30 डिग्री होना पड़ेगा। तो 20, 30 और 40 न्यूटन। नेक्स्ट हम लोग इस फोर्स को लिखेंगे 50 न्यूटन इधर आएगा। कितना न्यूटन होगा 50 न्यूटन। क्या कर रहे हैं हम लोग, इस फोर्स को उठाकर इसके टेल को ओरिजिन पे रख रहे हैं, हेड अपने आप इधर आ जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग इस फोर्स को लिखेंगे। इस फोर्स को कैसे लिखेंगे, तो इस वेक्टर को आगे बढ़ा देते हैं। जो 50 न्यूटन है इसका डायरेक्शन इधर ही रहेगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल अगेन कितना होगा 60 डिग्री। कितना होगा, क्योंकि 120 है, तो अगर ये 60 डिग्री होगा तो इससे 60 डिग्री पर ये काम कर रहा है कितना 60 न्यूटन। तो इससे 60 डिग्री पर काम किया 60 न्यूटन। कितना 60 न्यूटन। नेक्स्ट अब ये वाला फोर्स बचा है, इस वाले फोर्स को कैसे लिखेंगे, इसको आगे बढ़ा दें तो ये भी 60 डिग्री, इसके साथ ये 60 डिग्री, इसके साथ ये वाला 60 डिग्री बनाएगा,
तो टोटल 60 डिग्री थे 30 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये 70 न्यूटन का फोर्स है, कितने न्यूटन का 70 न्यूटन का, तो जो ये फोर्स है 60 न्यूटन, इसी को अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो इसके और इसके बीच का एंगल कितना हुआ 60 डिग्री के, कि 120 होता है। इसका मतलब 60 न्यूटन का जो फोर्स था ये और 70 न्यूटन का फोर्स है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। तो ये टोटल 60 डिग्री होगा, तो ये 30 डिग्री होगा। क्यों 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 90 डिग्री होना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, किसी भी शेप में दिया रहेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले ड्रा कर लेंगे और सभी फोर्सेज को टेल को ले जाकर ओरिजिन पे रखेंगे और डायरेक्शन लिखेंगे एक्स और वाई एक्सिस से। जैसे सबसे पहले इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखें, उसके बाद इसको उठाए और इसके टेल को ले जाके यहाँ पे रखे। ये 30 न्यूटन का है, तो कितना एंगल बनाया इसके साथ ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने डिग्री का बनाएगा 60 डिग्री के। सिमिलरली इसके साथ ये 60 डिग्री, मतलब सभी फोर्स एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री का। अब हम लोग इसे रिजोल्यूट कर देंगे। क्या करेंगे रिजोल्यूट। कैसे रिजोल्यूट करेंगे देखते हैं। तो इस 30 न्यूटन को दो डायरेक्शन में, 30 का एक रिजोल्यूशन इधर होगा, क्या होगा 30 cos 60 डिग्री, जो साइड एंगल बनाएगा उसे कास कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो 30 sin 60 डिग्री। नेक्स्ट इसको रिजोल्यूट करेंगे, तो इस डायरेक्शन में रिजोल्यूट करेंगे, कितना मिलेगा 40 cos 30 डिग्री। 40 cos 30 डिग्री, इधर वाला क्या होगा 40 sin 30 डिग्री। इधर वाला कंपोनेंट है तो इसका इधर कंपोनेंट क्या मिलेगा 60 cos 60 डिग्री, और इसका इधर कंपोनेंट क्या मिलेगा 60 sin 60 डिग्री। इस वाले फोर्स का इधर कंपोनेंट क्या मिलेगा 70 cos 30 डिग्री, जो साइड एंगल बनाएगा कास कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर क्या मिलेगा साइन 70 sin 70 डिग्री। अब जब सभी का रिजोल्यूशन हो जाएगा 1 2 1 2 3 4, इन चारों फोर्सेस का रिजोल्यूशन क्यों हुआ है, क्योंकि ये चारों फोर्सेज न तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है न तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इनका रिजोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिजोल्यूशन। और जो फोर्सेज एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलॉन्ग रहेंगे उनका रिजोल्यूशन नहीं होगा। तो अब टोटल फोर्स फाइंड कर लेंगे एक्स डायरेक्शन में, एफ एक्स इक्वल टू कौन कौन से फोर्स इधर हैं 30 है 20 है, पहले 20 लिखते हैं 20, क्या लिखेंगे 20 और प्लस क्या लिखेंगे 30 कास क्या लिखेंगे 60 डिग्री, क्या लिखेंगे कास 60 डिग्री, और प्लस क्या लिखेंगे 70 sin 30 डिग्री, 70 sin 30 डिग्री, और इसके साथ क्या लिखेंगे आई कैप, क्या लिखेंगे आई कैप। और इधर कौन कौन से फोर्सेज हैं माइनस 40 sin 30 डिग्री प्लस 60 cos 60 डिग्री और प्लस 50 इंटू आई कैप। इधर वाले फोर्स के साथ प्लस आई कैप आएगा, इधर वाले फोर्सेस के साथ माइनस आई कैप, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एफ एक्स की वैल्यू कुछ कैलकुलेट करके फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली हम लोग एफ वाई जब फाइंड करेंगे तो ऊपर के जितने फोर्सेज आएंगे उनके साथ प्लस जे कैप, और नीचे के साथ जितने फोर्सेज आएंगे उनके साथ माइनस जे कैप। तो इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं 40 cos 30 डिग्री और प्लस 30 sin 60 डिग्री, इसके साथ जे कैप, और नीचे फोर्सेज कौन कौन से माइनस लिख देंगे। क्या लिख देंगे माइनस, क्या लिखेंगे 60 sin 60 डिग्री और प्लस 70 cos 30 डिग्री इंटू क्या लिखेंगे जे कैप। इसको भी कैलकुलेट करके एफ वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जो एफ एक्स और एफ वाई होंगे वे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो जब इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे एफ इक्वल टू, तो क्या लिख देंगे अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करके हम लोग रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
2D रिजोल्यूशन पर ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैसे क्वेश्चन गिवन रहेगा, एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे दिया रहेगा नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन गिवन रहेगा और कहेगा कोई स्टूडेंट पहले वेस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर चलता है। वेस्ट डायरेक्शन में कितना चला, 5। वेस्ट में कितना चला, वेस्ट डायरेक्शन में चला 5। उसके बाद वह नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ गया। नॉर्थ में कितना चला, 3। नॉर्थ में कितना चला, 3। और उसके बाद कितना चला, 3। और उसके बाद मुड़ गए फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ, फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ। वेस्ट से किधर मुड़ गया, नॉर्थ की ओर। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पर। और कितना चला, 4 मीटर। कितना चला, 4 मीटर। जा रहा था किधर, नॉर्थ। और नॉर्थ फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ, ये सीधे नॉर्थ की ओर जा रहा था, लेकिन अब वेस्ट से नॉर्थ की ओर। वेस्ट इधर था, वेस्ट से किधर मुड़ा, सॉरी ये नॉर्थ से किधर मुड़ा, ईस्ट की ओर। फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो कहेगा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग को ए फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसको। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसको थोड़ा और बड़े ग्राफ में दिखाते हैं। कोई पर स्टूडेंट है, पहले वेस्ट डायरेक्शन में, ए नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। वेस्ट डायरेक्शन में कितना चला, 5 यूनिट। कितना यूनिट चला, 5 यूनिट। उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ऊपर है, नॉर्थ डायरेक्शन में कितना चला, 3 यूनिट। उसके बाद फ्रॉम नॉर्थ टू, अभी नॉर्थ जा रहा था, ईस्ट की ओर मुड़ गया। कितना, 30 डिग्री पर 4 मीटर डिस्प्लेस हुआ। ये 30 डिग्री पर मुड़ गया इधर। ए हुआ 30 डिग्री और चला कितना, 4 मीटर। तो कह रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट को ए वेक्टर से फाइंड करेंगे। कैसे, सबसे पहले इसको रिजोल्यूट कर लेते हैं। तो जो वेक्टर एक्स एक्सिस के एलोंग और वाई एक्सिस के एलोंग रहता है उसका रिजोल्यूशन नहीं किया जाता है। रिजोल्यूशन उसका किया जाएगा जो न तो एक्स डायरेक्शन में हो न तो वाई डायरेक्शन में। ये वाला जो कंपोनेंट है न तो एक्स डायरेक्शन में न तो वाई, तो इसका रिजोल्यूशन करेंगे और ए वेक्टर को फाइंड करेंगे। तो इसका अगर रिजोल्यूशन इधर करें तो क्या मिलेगा, 4 cos 30 डिग्री। और इसका इधर कंपोनेंट क्या मिलेगा, 4 sin 30 डिग्री। तो हमें वेक्टर्स कौन कौन से मिल गए, एक वेक्टर मिला 5 वाला, दूसरा 3 वाला और तीसरा मिला 4 sin 30 डिग्री और 4 cos 30 डिग्री। तो जब हम इसका डिस्प्लेसमेंट ए वेक्टर लिखेंगे तो सबको लिखते चले जाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ए 5 है और इधर कौन सा डायरेक्शन होता है, माइनस आई कैप। तो 5 माइनस आई कैप। ए वेक्टर इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, यह जो डिस्प्लेसमेंट ए वेक्टर है 5 और डायरेक्शन लिखेंगे माइनस आई कैप। फिर 3 क्या लिखेंगे, डायरेक्शन जे कैप, +3 इंटू जे कैप। फिर या इसको कैसे लिखेंगे, इसके 2 कंपोनेंट हुए, एक कंपोनेंट इधर, तो इधर वाला प्लस आई कैप के डायरेक्शन में होगा। तो +4 sin 30 डिग्री इंटू क्या लिखेंगे, आई कैप। और एक कंपोनेंट इधर जे के डायरेक्शन में, तो प्लस ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 cos 30 डिग्री, 4 cos 30 डिग्री इंटू क्या लिख देंगे, जे कैप। क्या लिख देंगे, जे कैप। तो इसे सॉल्व करेंगे तो -5 आई कैप +3 जे कैप +4 इंटू 1/2 आई कैप +4 √3/2 जे कैप। तो फाइनली इसको सॉल्व करें तो -5 आई कैप और +2 -3 आई कैप हो जाएगा, +3 जे कैप और +2 √3 जे कैप। तो ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या ऑब्टेन हो जाएगा, ए वेक्टर। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इस पे।
क्वेश्चन क्या गिवन है, कोई स्टूडेंट है, अगेन वे कोई बोट है, क्या है, बोट है, वह नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो ये ईस्ट थे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट कितने डिग्री पे जा रही है, 30 डिग्री पर। ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है 30 डिग्री पे, और अचानक मुड़ गई किधर, नॉर्थ डायरेक्शन में। और ये कितना चली, ये 30 डिग्री 10 मीटर चला। उसके बाद इन नॉर्थ डायरेक्शन किधर चला, नॉर्थ डायरेक्शन कितना चला, 20 मीटर। तो कह रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट ए डी क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें दो वेक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, तो एक तो 10 वाला, इसको हम लोग 50 एज्यूम कर लेते हैं। एक 50 वाला दिखाई दे रहा है, एक कितना दिखाई दे रहा है, 20 दिखाई दे रहा है। तो क्या इसका रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसका रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक 30 डिग्री पे मिलेगा, ये 50 यूनिट का है, तो 50 cos 30 डिग्री, और एक साइन कंपोनेंट मिलेगा इधर 50 sin 30 डिग्री, 50 sin 30 डिग्री। तो जब हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट डी को लिखेंगे, डी वेक्टर इक्वल्स टू, तो ये 50 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसके कंपोनेंट को लिखेंगे। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या है, 50 cos 30 डिग्री, और इसके साथ क्या लिखेंगे, आई कैप, क्या लिख देंगे, आई कैप। और एक कंपोनेंट इधर है, कौन सा, 50 sin 30 डिग्री, और इसके साथ क्या लिखेंगे, जे कैप। तो अभी हम लोग इसको लिखे हैं 50 cos 30 डिग्री आई कैप और 50 sin 30 डिग्री जे कैप। अब इसको लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग चले गए, और ये डायरेक्टली की डायरेक्शन में, जे कैप के डायरेक्शन में। तो प्लस क्या लिखेंगे, 20 जे कैप। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 50√3/2 आई कैप प्लस 50 × 1/2 जे कैप और प्लस 20 जे कैप। तो यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25√3 आई कैप प्लस 25 जे कैप और प्लस 20 जे कैप। फाइनली इसको ऐड करेंगे तो 25√3 आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा, 45 जे कैप। क्या हो जाएगा, 45 जे कैप।